हेलो एवरीवन, में हम रामसर वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में कितनी रामसर वेटलैंड्स हैं? हमारी 37 रामसर वेटलैंड्स हैं, जिनमें से जो 10 हैं वो अभी न्यू एडिशन में हैं। तो वो कौन सी 10 ऐसी रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वेटलैंड्स एक्चुअली होते क्या हैं, किनको बोलते हैं वेटलैंड्स, और इतना जो इनका कंजर्वेशन होता है। रामसर कन्वेंशन है जिनके लिए इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत प्रोजेक्ट्स बनाती है जिसमें वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात करी जाती है। तो रामसर वेटलैंड्स मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट क्यों है, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है इतनी हमारे इकोसिस्टम में, हमारी लाइफ में, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, कि इनके कंजर्वेशन की इतनी बात करी जाती है। तो ये सारे फीचर्स हम देखेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब इनको कंजर्व करने की बात करी जा रही है तो मतलब इन पे कोई तो थ्रेट होगा। जब आप पे कोई थ्रेट होता है तभी तो किसी चीज़ को कंजर्व या प्रिजर्व करा जाता है। तो हम ये भी देखेंगे कि रामसर जो वेटलैंड्स हैं, नॉर्मल वेटलैंड्स पे किस तरीके थ्रेट्स होते हैं, उनको क्या उनमें क्या ऐसे चैलेंजेस हैं और उनको कैसे हम कंजर्व कर रहे हैं। तो हम ये सब एक एक करके स्टडी करेंगे। अगेन वेटलैंड वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन द केस कि एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर जो वेटलैंड है ये कौन से स्टेट के अंदर है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हरिके वेटलैंड कहाँ पे है बताओ। तो ये स्टेट वाइज सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये नेचुरल वेटलैंड है या फिर मैन मेड वेटलैंड है। वेटलैंड सिर्फ नेचुरल नहीं होती, मैन मेड भी हो सकती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि नेचुरल है या मैन मेड है। तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये फ्रेश वाटर वेटलैंड है या फिर सॉल्टी वाटर फ्रेशलैंड है। ये क्वेश्चन बन सकता है इजीली। तो ये तो 3 मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन बताए। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इनकी लोकेशन है वो दूसरी वेटलैंड के रिलेवेंट में कहाँ पे है। जैसे आपको 4 वेटलैंड्स का नाम दे दिया और बोला कि इनको आप वेस्ट टू ईस्ट के अंदर अरेंज करिए, या फिर आप इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में अरेंज करिए। तो इस अरेंजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको इन वेटलैंड्स की इंडिया के मैप पर लोकेशन ध्यान हो कि कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है। और उसके साथ ही आपको उनकी रिलेटिव डिस्टेंस भी पता हो, रिलेटिव लोकेशन पता होनी चाहिए। रिलेटिव लोकेशन में आपको बार बार बोलती हूँ कि रिलेटिव लोकेशन का मतलब क्या है कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के रिस्पेक्टिव में कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड को अगर मैं सिंपल ब्रेक करूँ तो वेटलैंड तो ऐसी ज़मीन जहाँ पे पानी मिलता हो, जहाँ पे ज़मीन और पानी मिलता हो, वेयर वाटर मीट्स द लैंड, उसे बोलते हैं वेटलैंड। ऐसी ज़मीन जो गीली है, और गीली मतलब सिंपल ऐसे मॉइस्चर वाली गीली नहीं है, जो पानी से सेचुरेटेड है, जिसमें अच्छा खासा पानी है। जैसे दलदली या मार्शी जगह होती है वैसे जिसमें अच्छा खासा पानी है, जिसे सिग्निफिकेंटली आप कहीं दूर से देख सकते हो कि अच्छा ये एक जगह है, यहाँ पे काफ़ी पानी है। तो ये जो ज़मीन होती है ये पानी से कवर्ड होती है, और पानी सॉल्ट वाटर भी हो सकता है या फिर फ्रेश वाटर भी हो सकता है, किसी भी तरह के पानी पे, या फिर समवेयर इन बिटवीन, ब्रेकिश वाटर जिसे बोलते हैं। ये किसी भी तरह के पानी से कवर्ड हो सकती है। कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होती है देखो, ओशियन के पास जो शोर लाइन होती है वहाँ पे लोकेटेड हो सकती है। किसी झील का जो एरिया है, झील की जो एज होती है, जैसे ये झील है पूरी, झील के एज के पास यहाँ पे कोई लोकेशन हो सकती है। ये मार्सेस या पोन्ड्स के पास हो सकती है, किसी रिवर के माउथ पे हो सकती है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पे। रिवर के माउथ पे क्या होता है, जैसे रिवर है वो किसी ओशन में जब गिरती है तो ये डेल्टा बनाती है। तो इस डेल्टा वाले एरिया में बहुत सारी जगह ऐसे होती है जहाँ पे सेचुरेटेड वाटर होता है लैंड के अंदर, तो वहाँ पे भी हो सकता है। या फिर जो लो लाइंग एरियाज जो फ्रीक्वेंट फ्लड होते हैं, जैसे हमारा अपर गंगा का एरिया है जहाँ पे बार बार फ्लड आता है, तो फ्रीक्वेंट फ्लड वाला एरिया भी हो सकता है। या फिर राइस फील्ड का एरिया हो सकता है, या फिर इवन जो कोरल लीफ वाला एरिया होता है वो भी वेटलैंड के अंदर आ सकता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है कि वेटलैंड कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। और ये सारे मतलब इट्स नॉट एन एक्सक्लूसिव लिस्ट, ये एक छोटी सी लिस्ट है कि यहाँ पे वेटलैंड हो हमारा एग्जिस्ट कर सकता है। और वेटलैंड्स हर कंट्री में होते हैं, हर क्लाइमेटिक जोन में होते हैं। आप पोलर रीजन से लेके इक्वेटोरियल रीजन तक सारे रीजन, सारे कॉन्टिनेंट्स या सारी कंट्रीज़ में वेटलैंड्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। जहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत पानी है और वो ज़मीन के साथ मिल गया तो वो एक डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम बना लेता है। उस डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम वाला जो एरिया होता है उसे
वेटलैंड कहते हैं। तो वेटलैंड के अगर कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो एक तो रामसर इंटरनेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन है, ये हमारा इंटरनेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन है। इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनली किसी वेटलैंड को आइडेंटिफाई करा जाता है और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद ये नेशन की ये जो भी कंट्री होती है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जाएं और उसका ध्यान रखा जाए। तो रामसर जो वेटलैंड कंजर्वेशन है, इनके हिसाब से वेटलैंड किसे बोला गया है, इन्होंने 2 डेफिनेशन दी है। देखो ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको स्लाइड्स में रखा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो इनके हिसाब से वेटलैंड वाला एरिया कौन सा होता है, पहले हम पेन का कलर चेंज करते हैं, मजेंटा ले लेते हैं। तो रामसर के हिसाब से वेटलैंड वाला एरिया कौन सा होता है, जो मार्शेज होते हैं, जो फेन होते हैं, फेन क्या होते हैं, जहाँ पे वो रिवर का जो फेन बन जाता है उसे फेन बोलते हैं। पीटलैंड वाला एरिया और या फिर वाटर का एरिया, कोई भी इनमें से हो सकता है, मार्श, फेन, पीटलैंड या फिर वाटर का एरिया, जो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। परमानेंट मतलब हर टाइम वहाँ रह सकता है या फिर टेम्पररी भी हो सकता है, जैसे फ्रीक्वेंट फ्लडिंग वाला एरिया है, वहाँ पे पानी स्टैटिक भी रह सकता है या फिर फ्लोइंग भी रह सकता है, बहता पानी भी हो सकता है या फिर रुका हुआ पानी भी हो सकता है। और पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पानी या तो फ्रेश हो सकता है या सॉल्ट हो सकता है या फिर ब्रेकिश वाटर हो सकता है, ये सब होना चाहिए। और लो टाइड वाले एरिया में इसकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम हमारे पास 6 मीटर से ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए डेप्थ में, उसे बोलते हैं वेटलैंड का एरिया। लो टाइड एरिया में क्या क्या हमने देखा कि एक तो मार्श हो सकता है, फेन हो सकता है, पीटलैंड या वाटर वाला एरिया, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, बहता पानी भी हो सकता है, रुका हुआ पानी भी हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, सॉल्ट वाटर होता है या ब्रेकिश वाटर, किसी भी टाइप का पानी हो सकता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स कि मरीन वाटर वाला भी एरिया। तो लो टाइड वाला जो एरिया होता है उसमें जो इसकी डेप्थ है वेटलैंड की, अगर ये 6 मीटर से ज़्यादा है तो उसे पॉन्ड या लेक में बोला जाता है, लेकिन अगर 6 मीटर तक का एरिया है तो उसे वेटलैंड के अंदर क्लासिफाई करा जाता है। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा अगर हम बात करें, अगर हम राइपेरियन या फिर कोस्टल जोन की बात करें तो उनके एडजेसेंट के अंदर भी वेटलैंड्स होते हैं या फिर आइलैंड्स हो गए या फिर जो मरीन वाटर बॉडीज़ हो गई, जो ये सारा जो एरिया है ये कोस्टल जोन की या मरीन की बात कर रहे हैं हम। तो अगर वहाँ पे उसके लो टाइड एरिया में मोर देन 6 मीटर की है डेप्थ तो उसे वेटलैंड की डेफिनेशन में डाला गया है। देखो दोनों में डिफरेंस है, दिस इज़ इन दी मरीन एंड कोस्टल एरिया, दिस इज़ इन द कोस्टल जोन जहाँ पे आइलैंड्स हैं या फिर जो मरीन वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे मोर देन 6 मीटर का वेटलैंड में क्लासीफाई हो सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली मेनलैंड के पास बात करें तो इट हैज़ टू बी लेस देन 6 मीटर्स। दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेटलैंड्स काम कैसे करते हैं, देखो वेटलैंड ऐसे होते हैं, जैसे मानो कि यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे कोई छोटा सा डिप्रेशन हो गया और इसकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये देखो इसमें से इट वर्क्स एज अ किडनीज ऑफ किसी भी वाटर बॉडी की किडनी की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे आएगा पानी, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे यहाँ पे नीचे जमा हो जाते हैं और जो पानी होता है वो क्लेरिफाई होके यहाँ पे नीचे नदी में चला जाता है। तो ये जो है ये एक डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम बनाता है। यहाँ पे जितने भी कंटेमिनेटेड या फिर जो सेडिमेंट्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टर्स पानी होता है, इसलिए इनको किडनीज भी बोलते हैं, किडनीज ऑफ वाटर बॉडीज़। और ये एरिया मतलब ना तो ज़्यादा डीप है और ना ही ज़्यादा शेलो है, तो इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ होती है उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। ये एक तरह का नीश होता है। यहाँ पे जो है हमारी लैंड वाला जो फ्लोराज एंड फ्यूनाज होते हैं या फिर हमारी जो वाटर बॉडीज़ की होती हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पे टाइप मिलते हैं। सो दिस इज़ हाउ वेटलैंड वर्क्स। हम एक बार बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इतना कंजर्वेशन के लिए बात करते हैं। और आप न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते हो तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि इस वाले वेटलैंड का एरिया जो है वो छोटा होता जा रहा है, पूरा का पूरा पानी ख़राब हो गया है, उसमें से स्मेल आती रहती है। तो like and then we try to conserve it, we try to revive it। तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इतना पैसा, इतनी एनर्जी और इतना थॉट प्रोसेस इसमें लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें होता है, देखो ये तो मैंने कुछ इनके इम्पोर्टेंस लिखी है, बाकी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है।
सबसे पहला होता है वाटर स्टोरेज के अंदर। वाटर स्टोरेज में क्या होता है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा था, इमेजिन करो अगर इस पे फ्लड आ गया, अगर इस पे फ्लड आ गया तो जो एक्सेस वाला पानी होता है ये एरिया एक्सेस वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है। अगर ये एरिया एक्सेस वाटर को एब्जॉर्व कर लेगा तो जो लो लाइंग एरिया है यहाँ पे आगे वाला, यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी था फ्लड में आ रहा था वो सारा का सारा यहाँ पे एब्जॉर्व हो गया। तो ये फ्लड कंट्रोल में काम करता है। दूसरा ग्राउंड वाटर रेप्लिशमेंट, ग्राउंड वाटर को कैसे कर रहा है, देखो यहाँ पे जो पानी है ये नीचे ग्राउंड वाटर के हमारा जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको रिचार्ज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी है तो कंटिन्यूसली जो ग्राउंड वाटर है उसको पानी के रिचार्ज की सप्लाई हो रही है, तो ग्राउंड वाटर को रेप्लिनिश करता है। तीसरा शोर लाइन एस्टैब्लिशमेंट एंड स्टॉर्म प्रोटेक्शन, कैसे करता है, बिल्कुल सेम जैसे फ्लड कंट्रोल करता है नदियों के अंदर, वैसे ही अगर मानो कि ये एरिया है, यहाँ पे कोई वेटलैंड है और ये पूरा हमारा समुद्र का एरिया है, तो ये क्या करता है कि पानी से ही अगर कोई यहाँ पे यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो ये एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं ये इस शोर को, मैं आपको पेन का कलर चेंज करके दिखाती हूँ सो यू कैन आइडेंटिफाई। यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और यहाँ पे हमारा शोर लाइन है, तो ये एक्वेटिक प्लांट्स इस शोर लाइन को काटने नहीं देते हैं। इरोजन जानते हो आप, तो ये इरोड नहीं होने देते हैं, तो ये इरोजन से इस शोर लाइन को सेव करता है। और स्टॉर्म प्रोटेक्शन कैसे करता है कि मानो बहुत तेज़ आंधी या तूफान आया तो ये क्या करते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं एज अ बैरियर खड़े रहते हैं, तो इनके एज अ बैरियर खड़े रहने की वजह से जो शोर लाइन है वो प्रोटेक्ट रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शोर लाइन स्टेबलाइजेशन में और स्टॉर्म प्रोटेक्शन में। समझ आ गया कैसे, एक तो इरोजन नहीं होने देते और दूसरा एज अ बैरियर खड़े रहते हैं कि अगर बहुत तेज़ हवा, आंधी या पानी आया तो वो उसको वहाँ पे रोक लेते हैं। एंड फोर्थ इज़ वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन हमने देखा कि जितने भी कंटेनिमेंट्स या फिर जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको ये फिल्टर कर देता है, एज ए किडनी काम करता है ये। और पांचवा है हमारा रिजर्वॉयर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कैसे, इनका जो है एक डिफरेंट ही नीश होता है और इनका जो है एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम होता है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही यूनिक फ्लोरा और फ्यूना को सपोर्ट करता है, तो इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करने के काम आता है। पॉलिनेशन वाला सिंपल है, पॉलिनेशन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये प्लांट्स को ग्रोथ करने में या नए जो प्लांट्स हैं उनको उगाने में हेल्प करता है। वेटलैंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमारी सीवीड हो गई या फिर हमारे सिंगाड़े जिसे हम बोलते हैं वो, या फिर फिशिंग का हो गया, तो ये इस तरीके से या फिर ये हमारा जो टूरिज़्म है उसके लिए भी आपने देखा होगा कि बोट वगैरह में जाते हैं तो टूरिज़्म के लिए भी ये सपोर्ट करता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। देन इट हैज़ कल्चरल वैल्यूज़ एंड देन इट इज़ यूज़फुल फॉर रिक्रिएशनल एंड टूरिज़्म ऑल्सो। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अडॉप्शन एंड द कार्बन सिंक। कैसे करता है कि ये जो दिख रहा है ये आपको ये जो है ये CO2 को एब्जॉर्व करता है। यहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो ये एक्वेटिक प्लांट CO2 को एब्जॉर्व करते हैं और ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर फर्टाइल फार्मलैंड, आसपास की जो ज़मीन होती है उसको एक तो वाटर सप्लाई करता है और तीसरा फर्टिलिटी भी देता है, तो ये एग्रीकल्चर में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सी लेवल राइज मिटिगेशन वाला जो है ये बिल्कुल जो मैंने आपको अभी दिखाया था शोर लाइन स्टेबलाइजेशन वाला, उसी के साथ वर्क करता है कि अगर सी लेवल से वाटर राइज हुआ तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं पास में ये इसके पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। पानी को अगर ये एब्जॉर्व कर लेंगे तो हमारी जो शोर लाइन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। शोर लाइन प्रोटेक्ट हो रही है का मतलब है कि शोर लाइन के पास में जो कोस्टल सिटी है वो भी प्रोटेक्शन में जा रही है। तो ये कुछ बहुत ही थोड़ी सी मैंने इंपॉर्टेंस बताई है आपको वेटलैंड की, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी। आप एक बार इनको फिर से देख लेना, अगर आप सिर्फ इनके कीवर्ड्स याद रख लो, आगे का जो सेंटेंस है या फिर आगे की जो डिटेल्स हैं वो आप खुद लिख सकते हो अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है तो अभी उसके बाद हम देखते हैं कि वेटलैंड्स पे थ्रेट्स क्या हैं, क्यों हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो वेटलैंड्स हैं वो ख़त्म होती जा रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा है अर्बनाइजेशन। जिस तरीके से सिटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे आपने बेंगलुरु का एग्जांपल बहुत
फ्रीक्वेंटली पढ़ा होगा कि बेंगलोर के अंदर जो वेटलैंड्स है उनमें आग लग जाती है, बेंगलोर के अंदर जो वेटलैंड्स हैं वो टोटली ख़त्म ही हो गई है। तो इनके जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से हम जो वेटलैंड वाला एरिया है उसमें अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट अगर वेटलैंड के एरिया में कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहा है, और उसके ख़त्म होने से क्या होगा कि एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है वेटलैंड्स के लिए। दूसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो हम पेस्टिसाइड्स या जो हम दवाई वगैरह डालते हैं वो सारी की सारी पानी के साथ मिलके वेटलैंड के अंदर आ जाती है, और ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स वेटलैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पूरा ख़राब कर देती हैं। और दूसरा एग्रीकल्चर में ऐसे भी है कि हम लोग क्या करते हैं कि इरिगेशन के लिए जो नदी का पानी है उसको डाइवर्ट कर देते हैं, डैम बना के, कैनाल बना के। तो उसकी वजह से जो उनके पास एसोसिएटेड वाले वेटलैंड्स है उनकी जो पूरी हाइड्रोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। एंड देन पॉल्यूशन ऑल्सो। पॉल्यूशन कैसे इनको इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि वेटलैंड्स जो हैं ये नेचुरल वाटर फिल्टर की तरह काम करते हैं, लेकिन जो हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर जो मरकरी वगैरह एग्रीकल्चर रन ऑफ से आती है उनको ये फ़िल्टर नहीं कर सकता, क्योंकि ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई नेचुरल कंटेमिनेशन है या फिर सेडिमेंट्स हैं तो इनको कर सकता है, लेकिन केमिकल से क्या होगा कि पूरा इकोसिस्टम वहाँ का जो है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं या फिर जो फिशेस हैं वो सब के सब मरने लग जाते हैं। तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है इसमें। एंड देन देर इज़ अ ग्रोइंग पॉल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑल्सो। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से कैसे है, देखो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका जो गंदा पानी होता है, उनका जो वेस्ट वाटर होता है वो सारा का सारा वेस्ट वाटर या तो किसी वेटलैंड में डाल देते हैं वो, या फिर जो हाई केमिकल वाला कॉन्सनट्रेटेड वाटर होता है वो अगर वेटलैंड में जाता है तो उसकी पूरी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। एंड देन क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पेक्ट करता है, जिस तरीके से एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा रेनफॉल शिफ्ट हो रहा है। जैसे आप अभी भी देख सकते हो कि पहले बारिश जो है वो जून जुलाई अगस्त के अंदर आराम से होती थी, और हमारा दिसंबर और फरवरी के अंदर मावट की रेन होती थी। लेकिन अभी जब देखो बारिश आ जाती है, जिस तरीके से डस्ट स्टॉर्म आने लग गए हैं, तो एक देयर इज़ अ शिफ्ट इन प्रिसिपिटेशन। रेनफॉल का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत जल्दी स्टॉर्म्स आते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स ले लो या फिर हमारे जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है वो बहुत फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, दोनों इतने डिस्टिंक्टिव फीचर हो गए हैं कि देश के एक इलाके में अगर फ्लड आ रहा है तो दूसरे इलाके में पूरा ड्रॉट हो रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं ये वेटलैंड्स के लिए सही नहीं है, इनसे जो वेटलैंड है उनको नुकसान पहुंचता है। एंड देन ड्रैगडिंग ऑल्सो, मतलब इसको ऐसा समझो कि जो मटीरियल होता है वेटलैंड में, जैसे कि हमारा रिवर बेड की जो सॉइल होती है, जो रिवर बेड का सॉइल होता है उसको, जैसे अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जिसे बजरी भी बोलते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ लेते हैं, उसका यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उसकी वजह से जो वेटलैंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। देन ड्रेनिंग ऑल्सो। ड्रेनिंग से क्या मतलब है हमारा कि जो वेटलैंड्स है उनसे ऐसे से अगर ये वेटलैंड है तो उससे यहाँ पे छोटे छोटे कनाल्स बना के, छोटे छोटे पाइप्स बना के इसका पानी जो है बाहर निकाल दिया जाता है, उसको यूज़ ले लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ ले लिया, एग्रीकल्चर के यूज़ ले लिया। तो इससे जो वेटलैंड का खुद का पानी का लेवल है वो कम होने लग जाता है। एंड देन इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज़ ऑल्सो, जिसे हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ बोलते हैं, जिसे हम एलियन स्पीशीज़ बोलते हैं। एलियन स्पीशीज़ क्या होते हैं कि वो नेचुरल नहीं होते हैं, उनको बाहर से लाके इंट्रोड्यूस करा जाता है, लेकिन वो पूरे इकोसिस्टम पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो वो इनको इसका जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड देन सैलिनाइजेशन ऑल्सो। ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा निकालते हैं, तो आपको पता है कि ग्राउंड, जैसे अगर आप खेती से रिलेटेड हैं तो आप ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हो कि जब हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं, कोई ट्यूबवेल या फिर बोरवेल खोलते हैं, तो स्टार्टिंग में उसमें मीठा पानी आता है, लेकिन अगर हम उसमें से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो पानी का लेवल नीचे चला जाता है और जो है हमारा सॉल्टी वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल यही हाल होता है जब हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का विड्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें सैलिनाइजेशन के जो लेवल है वो बढ़ जाता है। सो दीज वर सम थ्रेट्स टू वेटलैंड। आपको मेंस आंसर राइटिंग में या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में, या इनफैक्ट न्यूज़पेपर के अंदर अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसको समझने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी हम पढ़ते हैं वेटलैंड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे वेटलैंड्स हैं, मैंने पूरे 115 वेटलैंड्स आपको दिखाए हैं। हम इन सारे वेटलैंड्स को एक एक करके पढ़ेंगे। देखो रामसर वाले जो वेटलैंड्स हैं,
रामसर के जो वेटलैंड्स हैं वो 37 हैं, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे 115 वेटलैंड्स हैं जो पूरी इंडिया के अंदर हैं, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं या फिर जिनको वेटलैंड के अंडर क्लासीफाई करा गया है, वेटलैंड की डेफिनेशन में रखा गया है। तो ये सारे 115 जो दिखाए हैं मैंने आपको, देखो मैं समझती हूँ कि पूरे 115 आप याद नहीं रख सकते, लेकिन इनमें से जो जो इम्पॉर्टेंट होंगे उनको आप लिखते जाएंगे। हम इनको स्टेट वाइज करेंगे, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाना स्टेट वाइज। जैसे सबसे पहले आप आंध्र प्रदेश के अंदर डालेंगे। देखो सारे मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप सारे नोट करो, लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि आप इसको नोट करते जाना, या जिसके आगे मैं टिक मार्क कर दूं एटलीस्ट उनको आपको नोट करते जाना है अपनी नोटबुक में कि कौन सी जो वेटलैंड है वो है। स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। कोलेरू लेक है यहाँ पे, और कोलेरू वेटलैंड है, इसको आप नोट कर लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश का वेटलैंड कौन है? कोलेरू। आसाम के अंदर आप दीपेर बिल जो है, इसे दीपोर भील भी बोलते हैं, इसको नोट कर लो, दीपोर भील इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा कौन से हैं? दीपेर भील, उरपद भील, सोन भील, ये 3 जो हैं आसाम के वेटलैंड्स है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? दीपोर भील। बिहार के अंदर आप कुशेश्वर स्थान को नोट करोगे। बिहार के अंदर 3 है, काबर, बारलिया और कुशेश्वर स्थान। इसमें से कुशेश्वर स्थान को आप नोट करोगे जो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गुजरात के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो आप नल सरोवर नोट करोगे, एक ग्रेट रन ऑफ कच्छ नोट करोगे, एक आप थोल बर्ड सेंचुरी नोट करोगे, एक आप लिटिल रन ऑफ कच्छ नोट करोगे, और एक आप नहीं आप ये रहने दीजिए, बस आप इतने ही नोट करिए। नल सरोवर, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, थोल और लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये सारे के सारे गुजरात में हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा? परियेज का, वधवाना का और नानिका कड का, तो ये सारे गुजरात के अंदर हैं। लेट्स कम टू हरियाणा। हरियाणा के अंदर सिर्फ आप एक ही नोट करेंगे विच इज सुल्तानपुर। सुल्तानपुर का जो वेटलैंड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड माना जाता है। तो हरियाणा के अंदर अगर सुल्तानपुर की बात करें, सुल्तानपुर वेटलैंड कहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे? हरियाणा में। देन लेट्स कम टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश एक काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट लोकेशन है और इसमें जो वेटलैंड्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे लिखेंगे, रेणुका, पोंग डैम, चंद्रताल, रेलावासर और खज्जर, ये सारे के सारे 5 हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड हैं। एक बार फिर से रिवाइज करें, रेणुका, पोंग डैम, चंद्रताल, रेवालसर और खज्जर, ये 5 कहाँ पे वेटलैंड्स हैं? हिमाचल प्रदेश के। लेट्स कम टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारे हैं, हम सारे नोट नहीं करेंगे, मैं जो बता रही हूँ आप नोट करते जाएंगे। हम करेंगे वुल्लर, तसो मोरारी, होकरेसर, मानसर सुरिनसर, पोंग्यांग तसर, और बस हम इतने ही हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। कौन कौन से हम करेंगे? वुल्लर, तसो मोरारी, होकेरेसर, मानसर सुरिनसर और पोंगेंग तसर, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देन झारखंड के अंदर 2 वेटलैंड है, उधवा और टिलिया डैम। जो टिलिया डैम है इसको आप नोट करोगे, टिलिया डैम कहाँ पे है? झारखंड के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इस पे सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि टिलिया डैम कहाँ पे है? झारखंड के अंदर। लेट्स कम टू कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर भी काफ़ी हैं जिनमें से आप नोट करेंगे, एक तो गुडावी बर्ड सेंचुरी, और एक ही नोट करिए, कर्नाटका के अंदर हम एक ही नोट करेंगे, गुडावी बर्ड सेंचुरी। और बाकी कौन से हैं? बोनल हो गया, हमारी हेगरी हो गया, केजी कोपा वेटलैंड हो गया। देखो रामसर वाली हम डिफरेंट से देखेंगे, ये सिर्फ वो हैं जो अलग से हैं, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड्स हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो कर्नाटका के अंदर एक इंपॉर्टेंट है विच इज़ गुडावी बर्ड सेंचुरी। देखो आप ये सोचोगे कि मैं आपको कैसे बता रही हूँ, मैं पिछले काफ़ी सालों से न्यूज़ कंटिन्यूसली पढ़ती आ रही हूँ। अगर आप भी पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि कुछ वेटलैंड्स हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहती हैं और जिनकी इंपॉर्टेंस आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो। तो ये सारी वेटलैंड्स मैं आपको वो बता रही हूँ जो या तो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही है और या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में या टेक्स्ट बुक में या करंट अफेयर में जिनका हमेशा जिक्र आया है। ठीक है, तो केरला के अंदर ये सारे आपको नोट करनी, केरला की सारी इंपॉर्टेंट है। केरला की जो है ये वेटलैंड्स हैं, एक तो अस्तामुदी, सस्तमकोटा,
कोटुली, काडुलंडी और कुडालंडी। तो केरला की हम देखते हैं, केरला के अंदर ये सारी की सारी जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? अस्तामुडी, सस्तमकोटा, कोटुली, कुडालंडी और वेम्बनादकोल। ये सारी 5 वेटलैंड्स हैं। आपको केरला के अंदर स्टार मार्क लगा के याद रखना है, ये आपको याद रखनी है सारी। अस्तामुडी, सस्तमकोटा, कोटुली, काडुलंदी एंड वेम्बनाद, ये सारी आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पे है? केरला में। लेट्स कम टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी आपको बहुत सारी वेटलैंड्स दिखेंगी, लेकिन इसमें से हम सारी नहीं करेंगे, हम कुछ ही देखेंगे। जैसे एक हम रातापानी का वेटलैंड देखेंगे, एक हम कान्हा और पेंच। ये तो हमें वैसे भी हम टाइगर रिजर्व में देख ही चुके हैं कि कान्हा और पेंच कहाँ पे है। उसके बाद हम एक गोविंद सागर वाली जो है इसको याद रखेंगे, और एक नेशनल चंबल सेंचुरी। नेशनल चंबल सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम चंबल सेंचुरी के नाम से राजस्थान के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन नेशनल चंबल सेंचुरी को मध्य प्रदेश के अंदर रखना है। एंड वेटलैंड ऑफ केन रिवर, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? वेटलैंड ऑफ केन रिवर, नेशनल चंबल सेंचुरी, रातापानी, कान्हा एंड पेंच टाइगर रिजर्व एंड गोविंद सागर। गोविंद सागर इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। देन लेट्स कम टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आप नलगंगा वेटलैंड को नोट करोगे। नलगंगा वेटलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र के अंदर। दिस इज लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड ऑफ महाराष्ट्र। नलगंगा वेटलैंड कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अभी ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। उड़ीसा की भी पूरी, और पुडुचेरी ऑल्सो, देन पंजाब ऑल्सो, देन राजस्थान ऑल्सो, एंड देन सिक्किम के अंदर हम शायद कुछ निकाल लेंगे। लेकिन ये मणिपुर की लोकटक बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मेघालय की उमियम लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। उमियम लेक का बहुत, इट्स लाइक ये टूरिज्म के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, वैसे भी इसका जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो बहुत है। मिजोरम के अंदर पालक एंड तमदिल, ये दोनों आपको याद रखनी है। मिजोरम के अंदर 2 लेक्स हैं। एंड देन उड़ीसा के अंदर ये सारी लेक्स, सारी में से हम 2-3 चलो निकाल देंगे। एक तो हम चिलिका लेक याद रखना है, एक हमें कंजिया वेटलैंड याद रखना है, और एक हमें दाहा वेटलैंड याद रखना है। ये 3 वेटलैंड्स आपको याद रखनी है उड़ीसा की। चिलिका तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रामसर की भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक है। चिलिका लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में। पुडुचेरी के अंदर एक ही इम्पॉर्टेंट लेक है, ओयुस्त्री लेक, और ये आपको याद रखनी है। ये अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में थी, और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो पुडुचेरी के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओयुस्त्री लेक कहाँ पे है? पुडुचेरी के अंदर। देन पंजाब की ये आपको चारों याद रखनी है। हरिके लेक, रोपर, कंजली और नांगल, ये 4 वेटलैंड्स हैं। दीज 4 वेटलैंड्स ऑफ पंजाब आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों के चारों आपको स्टार मार्क लगा के ध्यान रखनी है। कौन सी? हरिके वेटलैंड, रोपर वेटलैंड, कंजली वेटलैंड और नांगल वेटलैंड। कहाँ पे है ये चारों? पंजाब के अंदर। देन राजस्थान का ये सांभर लेक, जो एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये। यहाँ से अगर आपने कभी भी जयपुर की तरफ सांभर पे ट्रेवल करा है तो आप देख सकते हो कि जहाँ से ट्रेन निकलती है उसमें एक वाइटलैंड एरिया आता है, पूरा दूर दूर तक पूरा सफ़ेद दिखाई देता है, तो वो पूरा सांभर लेक का एरिया है। देन सिक्किम के अंदर काफ़ी सारी लेक्स हैं, जिसमें से एक तो हम केचुप्री होली लेक याद रखेंगे और एक हम सोमगो वेटलैंड याद रखेंगे। ये 2 ही याद रखेंगे हम। सिक्किम के अंदर सोमगो वेटलैंड एंड केचुपुरी होली वेटलैंड। उसके बाद हम चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर जो है ये हमारी सदर्न मोस्ट लेक है, तो दिस इज़ ऑटोमेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। सदर्न मोस्ट वेटलैंड है हमारी ये। सदर्न मोस्ट वेटलैंड की बात करेंगे तो किसको बोलेंगे? पॉइंट कैलीमर को, और वो कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। और एक है हमारी पल्लाईकरनी लेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कालीवेली लेक। ये तीनों की तीनों लेक्स तमिलनाडु की है, और ये वेटलैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन कौन सी, पॉइंट कैलीमर, काली वैली एंड पलाईकरनी लेक, ये पलाईकरनी वेटलैंड के तमिलनाडु के हैं, इनको याद रखना है। देन त्रिपुरा के अंदर रुद्र सागर तो आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि रुद्र सागर वो भी एरिया है जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा वो बिल्कुल पास में से निकलता है रुद्र सागर के, तो रुद्र सागर वैसे भी इम्पोर्टेंट है। और रुद्र सागर कौन से स्टेट के अंदर है, त्रिपुरा के अंदर। नाउ लेट्स कम टू यूपी। यूपी के अंदर आपको काफ़ी सारी दिखेगी, इसमें से बहुत सारी वेटलैंड जो है अभी नई हुई है, जैसे कि हमारी सम्मान बर्ड सेंचुरी है, हमारी समसापुर है, और कौन सी थी हमारी, अभी हम आगे देखेंगे। तो इसमें से सारी नहीं याद रखनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि आप इसे 2-3 बार पढ़ो तो आप एटलीस्ट कंफ्यूज ना हो। जैसे आपको नवाबगंज हो गया यूपी का, सांडी हो गया, ये भी अभी नई वेटलैंड बनी है। देन लेक बाहोशी हो गया, समसापुर हो गया, अलवरा वेटलैंड हो गया, सेमाराई वेटलैंड हो गया, नागारिया वेटलैंड हो गया, शिखा वेटलैंड हो गया, समान बर्ड सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको रीसेंट वेटलैंड के कैटेगरी के अंदर डाला गया है। देन सरसाई नावर हो गया, पटना बर्ड सेंचुरी हो गया, और आदि जल जीव झील हो गया। आदि जल झील भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, न्यूज़ में बहुत फ्रीक्वेंटली रही है। तो ये कुछ देखो, यूपी के अंदर काफ़ी सारी लेक्स हैं, तो एक बार इसको पॉज करके इन सारी लेक्स को लिख लो, क्योंकि अगर आप पीपीटी से देखोगे तो पीपीटी से आप सारी लेक्स को रिवाइज कर लोगे, सारी लेक्स याद करनी है, लेकिन हमें सारी याद नहीं करनी है, 115। उसके बाद उत्तरांचल के अंदर जो है बाणगंगा झिलमिल ताल, बस एक ही याद रखना है आपको, उत्तरांचल के अंदर बाणगंगा झिलमिल ताल जो है इसको याद रखना है। वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी सारी वेटलैंड्स हैं, इसमें से हमें याद रखना है सुंदरवन का, रसिक भील का, और 2 ही याद रखनी है, सुंदरवन और ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड। कोलकाता से आप वैसे भी समझ जाओगे कि वेस्ट बंगाल में ही होगा, तो वेस्ट बंगाल के अंदर ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, सुंदरवन और रसिक भील, ये 3 याद रखनी है। देन चंडीगढ़ के अंदर जो है वो सुखना लेक, जो टूरिज़्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज़्म के अगर आप कभी भी चंडीगढ़ जाते हो तो आप डेफिनेटली सुखना लेक तो जाके आओगे ही। तो सुखना लेक कहाँ पे, हमारी जो यूनियन टेरिटोरी है चंडीगढ़, वहाँ पे है। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स हो गई हैं। आपको इनको कुछ अगर मैं बताऊं तो कैलकुलेट करके अराउंड 50 के आसपास शायद मैंने आपको बता दी होगी, जिसमें से 37 तो जो है वो हमारी रामसर साइट्स ही हैं, ठीक है। तो अराउंड एक्स्ट्रा 13 ऐसी हैं जो रामसर नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। तो ये हमारा हो गया कि इंडिया के अंदर जो टोटल वेटलैंड्स हैं वो कितनी है और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। देखो ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, और अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको बहुत आप एटलीस्ट आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और कभी कभी जो है वो 0.5 मार्क या 1 मार्क भी बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आप इन एंड आउट ऑफ द लिस्ट हो जाते हो, इसलिए छोटी छोटी डिटेल्स भी कभी कभी बहुत मायने रखती है। सो ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। थैंक यू।